अयि प्रियांसः सुहृदः स्वागतम तत्र भवतां भवतीनां च। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज की इस कक्षा में आप सभी लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है उसमें ऑलमोस्ट जो 17 प्रकरण हैं, 17 प्रकरण कंप्लीट हो चुके हैं और जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो अंतिम जो प्रकरण है वह आज की इस कक्षा के माध्यम से पूर्ण होगा। सबसे पहली बात आप सभी को बता दूं कि उन सभी प्रकरणों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है। आत्मरक्षितकम नाम का यह प्रकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम है, तो आप सभी को ये जो अंतिम प्रकरण है इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा इसका काम है, आत्मरक्षितकम। अब देखिए, आत्मरक्षितकम में राजा के बारे में बताया गया है कि राजा को अपनी रक्षा कैसे करनी है। आत्मनः रक्षा इति कथम विधेयाइति प्रसंगम आदाय प्रकरणमिदं प्रसंगताम इति। अर्थात जो राजा है वह अपनी रक्षा कैसे करे, अपने सामान की कैसे सुरक्षा करे, उसके बारे में इस प्रकरण में बताया गया है। इससे पूर्व का जो प्रकरण था निशांत प्रणिधि, उसमें बताया गया था कि राजा को अपना महल कैसे बनाना है, अपना जो दरबार होता है, राजा का जो प्रकोष्ठ होता है, कमरा होता है, राजा की जो रानियाँ होती हैं, महारानी होती है, राजकुमारियाँ होती हैं, प्यारी प्यारी राजकुमारियाँ हैं, प्यारी प्यारी महारानियाँ हैं, हो सकता है उनको कोई भगा करके ले जाए, तो ऐसी स्थिति में राजा को बीच में अपना सेंटर में बनाना है अपना जो कमरा होता है। ये सारी चीज़ें पिछले प्रकरण में हमने देखी थी। आज के प्रकरण में जो राजा अपनी रक्षा कैसे करे, उसकी खुद की रक्षा कैसे हो, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसका मैं थोड़ा सा कंक्लूजन आप सभी को बता देता हूँ, कंक्लूजन कहें या इसका विषय प्रवेश, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहली बात, इस अध्याय में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इस प्रकरण में अपनी रक्षा स्वयं राजा कैसे करे। ऐसा तो आपने सभी ने सुना होगा कि अपनी रक्षा स्वयं करे, लेकिन कैसे करें इसके बारे में यहाँ आपको देखना पड़ेगा। राजा के बॉडीगार्ड जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, जो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसके बॉडीगार्ड्स जो होते हैं, अंगरक्षक जो होते हैं, वो कैसे हों उसके बारे में भी यहाँ पर आपको मिलेगा। कहीं आपके खाने में, राजा के खाने में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया है, अगर मिलाया है तो इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में भी इस प्रकरण में आपको स्पेशली मिलेगा। जहर की पहचान कैसे करनी है, जहर अगर खाने में मिला दिया है किसी ने, या जहर देने वाला अगर कोई व्यक्ति है, आपका शत्रु है, आपका दुश्मन है, उसकी जानकारी आपको कैसे पता लगे, और राजा का जो धोबी होता है, नाई होता है, सेवक होता है, उन सभी की परीक्षा कैसे करे राजा, उनको कैसे देखे, वो कैसे होने चाहिए, इन सभी बातों के बारे में इस प्रकरण में आपको मिलेगा। और ये जो अर्थशास्त्र की जो सीरीज़ थी ये कंप्लीट हुई। इसके पश्चात आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म का जो अत्यंत प्रसिद्ध धर्मशास्त्र संबंधित ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है मनुस्मृति, उसका अध्ययन होगा, तुरंत ही होगा। बस आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, वहाँ पर नीचे जो टेलीग्राम हमारा है वहाँ पर आप मुझे बता दीजिएगा सभी लोग वहाँ पर कमेंट करके। और भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग भी मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। सबसे पहले आपको मनुस्मृति के नोट्स डाउनलोड करने हैं। कहाँ से करने, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रियांश, आप सभी को क्या करना है, गूगल पर जाना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ आपको जरूर करनी है, तभी जो है तुरंत जो है मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है उसका प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, या सृष्टि में कितने प्रकार के प्राणी होते हैं, हमको क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो कि आज भी प्रासंगिक हैं। उन सभी बातों के बारे में मनुस्मृति में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं, उन सभी को हम जानेंगे प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय को बहुत ही अद्भुत तरीके से, रोचक तरीके से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे करना है उसके बारे में आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है मनुस्मृति। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मनुस्मृति टाइप कीजिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। मनुस्मृति की स्पेलिंग आप सभी को आती होगी, मनुस्मृति, ठीक है। एंड उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृत एग्जाम, ठीक है ना, संस्कृत एग्जाम, जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं, देखिए संस्कृत एग्जाम, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसमें यूजीसी को ध्यान में रखते हुए, जो 25 कोड है उसको ध्यान में रखते हुए, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय प्लस मनुस्मृति के टीकाकार, मनुस्मृति की जो रचना हुई, कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, या मनुस्मृति की जितनी भी बातें हैं, सामान्य बातें, और प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और प्लस
इस आर्टिकल को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बड़ा विस्तृत शोध लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको फर्स्ट में ही देखिए मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम, जैसे ये जरूर टाइप कीजिएगा मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा आर्टिकल भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस फर्स्ट में यहाँ पर दिख रही होंगी, इनको आप इग्नोर करके नीचे फर्स्ट में आपको ये लिंक मिल रहा होगा, देखिए आइकन देख लीजिए, संस्कृत एग्जाम ऊपर लिखा रहता है, वेबसाइट जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर संस्कृत एग्जाम लिखा होगा और मनुस्मृति सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बस इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के तुरंत बाद आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पूरा आर्टिकल भी मिलेगा और नीचे आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी दिया होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लोगो होगा, जैसे आप एंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं स्वागतम तत्र भवताम, ठीक है। इसी पर आपको आना है और यहाँ पूरा आपको मिलेगा, पूरी सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण से, और नीचे में बहुत सारे पीडीएफ जो मनुस्मृति के हैं वो अपलोडेड हैं, तो उनको भी आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मनुस्मृति की कक्षाओं के लिए करना है। और उसके बाद मुझे पर्सनली या टेलीग्राम में जो हमारे जो सदस्य हैं, ग्रुप के एडमिन्स हैं, उनको कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने इसको किया है, ठीक है। उसके दिन तुरंत जो है मनुस्मृति कक्षाएं जो हैं शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो प्रियंसः मित्राणि, अब देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का जो अंतिम प्रकरण है इसका नाम है आत्मरक्षितकम। इसमें राजा अपनी रक्षा कैसे करे, मैंने आपको इसका वर्ण्य विषय बता दिया है, इसमें क्या क्या बातें आपको समझनी है। राजा का बॉडीगार्ड कैसा हो, राजा के खाने में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया, आपके खाने में भी ऐसा हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने में जहर है, या जहर देने वाला जो है उसके बारे में आपको कैसे देखना है, जहर देने वाले व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है, जहर जिसने दिया है या जहर डाल दिया अगर खाने में, तो आपको ध्यान रखना है कि इन बातों का कैसे आप परीक्षण करेंगे, ये सारी बातें आपको इस प्रकरण में मिलेंगे। तो चलिए हम टेक्स्ट बुक से ही इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मित्राणि, आत्मरक्षितकम ये टेक्स्ट है और आप देखिएगा ये जो है 18वें नंबर का प्रकरण है, या कहें कि 17वें नंबर का प्रकरण है, और टोटल 18-17 इसमें प्रकरण थे जो आज कंप्लीट, आज की इस कक्षा के माध्यम से अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र के परम मर्मज्ञ विद्वान है, राजनीति के धुरंधर हैं, जिन्होंने कि नंदराज में गई हुई जो जितना भी साम्राज्य था उसको वापस लिया, नंदराज गता चभु अमरषेण उद्धृतानि, ये ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। अब वो अर्थशास्त्रकर्ता कौटिल्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें कौटिल्य की हैं, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, तो इतनी बात को आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सबसे पहले कहते हैं कौटिल्य, शयनाद उत्थितः स्त्रीगणैर धन्विभिः परिगृह्येत। बोले राजा जब सुबह सुबह उठेगा, अब आप सभी लोग भी सुबह सुबह उठते होंगे, तो राजा के केस में राजा जब उठता है सुबह सुबह, आप तो जैसे ही उठे कुछ भी किया आपने, ठीक है, मुंह पोंछा, कहीं बाहर गए, घूमने गए, जो कुछ किया आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। लेकिन राजा के केस में ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अर्थशास्त्रकर्ता परम मर्मज्ञ विद्वान धुरंधर प्रवीण निष्णात शास्त्रज्ञ ऐसे जो कौटिल्य हैं, उन्होंने कहा कि सोते ही राजा को उत्थिता, जैसे उठेगा, बोले स्त्री गणेर धन्विभिः परिगृह्य, जैसे बाहर निकलेगा तुरंत बाहर निकलने से पहले राजा अपनी सिक्योरिटी को तैयार रखे। सिक्योरिटी में राजा को सुबह सुबह क्या तैयार रखना है, तो बोले स्त्री गणेर धन्विभिः, राजा को स्त्री गणों की सिक्योरिटी रखनी है। अपने पास सिक्योरिटी कैसे रखनी है, स्त्रियां रखनी है, स्त्री रूप में सिक्योरिटी हो, यानी बॉडीगार्ड जो होंगे फीमेल होंगे, ठीक है। और वह धन्विभिः धनुष बाण लिए हुए हाथ में होंगे, क्योंकि राजा कहाँ रहता है, अंतःपुर में रहता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, मध्य में रहता है, तो वहां पर ज्यादा स्त्रियां ही रहती हैं। तो राजा स्त्रियों को ही अपना बॉडीगार्ड बना करके वहां पर रखे, सुबह जैसे ही उठे तो तुरंत स्त्रियों के साथ में बाहर निकले, ठीक है, उनका परिग्रहण कर ले, उनको अपने साथ में रखे। द्वितीयस्याम कक्षायाम, जैसे वहां से दूसरे कक्ष में राजा जाएगा, क्योंकि सोने का कक्ष राजा का अलग होता है, फिर सुबह जब जाएगा तो दूसरे कक्ष में जाएगा, फिर जहां काम करता है तीसरा कक्ष होगा, इस प्रकार से राजा के 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो राजा जैसे ही अपने सेकंड रूम में एंटर करेगा, तो उसके बाद राजा को द्वितीयस्याम कक्षायाम कंचुकोष्णीभिर वर्षवराभ्यागारिक है। अब दूसरे कक्ष में अपने सिक्योरिटी जो गार्ड हैं उसके उनको चेंज कर देगा, यानी जो पहले स्त्री वाले थे अब उनको चेंज करके राजा जो नपुंसक होते हैं, कैसे नपुंसक, जो किन्नर होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। जैसे सेकंड रूम में प्रवेश करेगा, और वो कैसे होंगे, उन्होंने कंचुक यानी कुर्ता पहना होगा, और उष्णी शिविर अर्थात जो पगड़ी होती है, सर पे पगड़ी और तन पे पैजामा और नीचे यहाँ पर कुर्ता, ठीक है, ऐसे पहने होंगे। और उनके साथ में राजा क्या करेगा, सेकंड
रूम में एंट्री करेगा, ठीक है। और उसके बाद तृतीयस्याम कुब्ज वामन, जैसे थर्ड रूम में जाएगा, ये राजा के रूम होते हैं, राजा पहले सोने का अलग होता है, फिर उठने का, फिर अपनी तैयारी करने का, ठीक है, अलग अलग रूम होते हैं। तो तृतीयस्याम जैसे तीसरे कमरे में जाएगा तो वहां पर राजा को छोटे छोटे और बौने बौने, ठीक है, और जंगली किरात, इस प्रकार के सिक्योरिटी गार्ड होंगे राजा के, ठीक है। और जैसे चतुर्थ में जाएगा तो चतुर्थ्याम मंत्री भी संबंधी भी दवारी कैसे प्रास पाणी भी। जैसे राजा अपने चतुर्थ रूम में जाएगा, जो फोर्थ नंबर का राजा का रूम होगा, उसमें जैसे राजा प्रवेश करेगा तो अपने मंत्रियों के साथ में जाएगा, या फिर जो राजा के संबंधी उनके साथ में जाएगा, या फिर जो द्वारपाल होते हैं, द्वारिक होते हैं, उनके साथ में जाएगा। और उनके हाथ में क्या होगा, साथ में और हाथ में तो जाएगा, लेकिन ये जो द्वारपाल होंगे, जो मंत्री होंगे, इनके हाथ में प्रास पाणी होना चाहिए। प्रास पाणी यानी भाला होना चाहिए। प्रास पाणो यस्य सहित प्रास पाणयः, ठीक है। प्रास पाणी जो होंगे, यानी प्रास का मतलब होता है भाला, उनके हाथ में होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में राजा एंट्री करेगा। कहने का मतलब ये है, राजा जैसे ही सुबह उठा, आप तो उठते होंगे, आप तो खुले आम घूमने के लिए चले जाते होंगे, कहीं भी चले गए, लेकिन राजा को अपनी सिक्योरिटी साथ में सुबह उठते ही सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अब सबसे मेन बात कि सिक्योरिटी का ध्यान तो रखें, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से लाए, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति कैसे करें। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही किसी को भी बना ले, या फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कुछ नियम होनी चाहिए। तो उसके बारे में कहा पितृपैतामहम महासंबंधानुबंधम, बोले राजा को ध्यान रखना है सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त करते समय। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, अंग रक्षक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कहते हैं कि या तो पितृ पैतामह, यानी उसके दादा भी बॉडीगार्ड रहे हों, कोई आर्मी में रहे हों। पैतामह यानी उसके पिता आदि जितने भी हैं, दादा परदादा, यानी कुल से ही अगर वो इस प्रकार का उसके घर में व्यवहार है तो वह क्या हो सकता है, अंगरक्षक बन सकता है। महासंबंधानुबंधम यानी उसके महान जितने भी संबंधी हैं, अगर वो भी बॉडीगार्ड आदि जो रक्षक सेवाएं होती हैं उनमें रहे हों तो उसको राजा अंगरक्षक बना सकता है। प्लस वो शिक्षित भी होना चाहिए, यानी उसको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा का अंगरक्षक बॉडीगार्ड बन गया, उसको अपने हाथ में डंडा लेना नहीं आ रहा है, हाथ में बंदूक लेने नहीं आ रही, बंदूक चलानी नहीं आती है, डंडा किस पर मारना है ये पता नहीं है, कहीं राजा पे ही उल्टा डंडा मार रहा है। तो ये सारी चीजें, यानी शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, अनुरक्त होना चाहिए, राजा के प्रति उसकी भक्ति होनी चाहिए। कृत कर्माणम यानी उसको कोई भी काम दिया जाए तो वो तुरंत उस कार्य को जन्म आसन्नम कुर्वीता, उसको तुरंत कर ले। ऐसा आसन्नम कुर्वीता, ऐसा राजा अपने समीप में, आसन्नम अर्थात अपने समीप में रखे, किसको, उस बॉडीगार्ड को। आसन्नम कुर्वीता यानी उसको करे, आसन्न को करे, आसन्न अर्थात बॉडीगार्ड बनाए। इसके बाद कहते हैं नान्य तो देशीयम अकृतार्थम मानम स्वदेशीयम। अब राजा को एक और बात का ध्यान रखना है, परदेश का कोई भी व्यक्ति, राजा परदेशी व्यक्ति को गार्ड न बनाए, अपना सिक्योरिटी गार्ड न बनाए, अपना बॉडी गार्ड न बनाए। नान्य तो देशीयम अकृतार्थ मानम यानी जो बाहरी हो, बाहर देश का हो, उसको राजा कभी भी अपना सिक्योरिटी गार्ड, अपना बॉडी गार्ड न बनाए, क्योंकि हो सकता है वो राजा का ही काल बन जाए। और अपने देश का यदि राजा बनाता है तो अपने देश का भी राजा ऐसा बॉडीगार्ड बनाइए जिसको वाप्य कृत्योपगृहीतम, राजा ने कभी भी, जिसको पहले दंड न दिया हो, राजा ने कभी भी किसी को मारा ना हो। क्योंकि अगर पहले राजा ने किसी का अपकार किया है, वह अपकृत्य यानी पहले स्वदेशी अगर किसी को अपकार किया है, उसका तिरस्कार किया है, उसका असम्मान किया है, ऐसी स्थिति में हो सकता है वो राजा के प्रति कुछ भी उल्टा कर सकता है, कुछ भी राजा का अहित सोच सकता है। तो ऐसी स्थिति में राजा को ध्यान रखना है कि वह ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी बॉडीगार्ड के रूप में न स्थापित करे, न नियुक्त करे। राजा को इस प्रकार का बॉडीगार्ड नियुक्त करना है, इन्होंने बता दिया, ठीक है। अंतर्वसिक सैन्यम राजानम अंतःपुरम च रक्षेत। और जो राजा का जो अंतःपुर होता है, जहाँ पर राजा सोता है, खाता है, पीता है, ठीक है, जो उसका अंतःपुर है, जहाँ पर उसकी प्यारी प्यारी राजकुमारियाँ होती हैं, रानियाँ होती हैं, महारानी होती है, जहाँ से कि कोई भी उसको भगा करके ले जा सकता है। तो ऐसा जो अंतःपुर है, उस अंतःपुर की रक्षा कौन करे, तो बोले अंतर्वसिक सैन्यम यानी जो अंदर की जो सेना है, आर्मी है, ठीक है, अंदर की जो आर्मी है, यानी राजा के महल के अंदर जो आर्मी है, अंतर्वसिक सैन्यम राजानम, राजा की रक्षा करे और अंतःपुर की रक्षा करे। अब देखिए गुप्ते देशे महानिश का मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इससे पहले आपको मैंने बताया कि इस प्रकरण में एक तो अपनी रक्षा कैसे करनी, राजा को बॉडीगार्ड कैसे रखने, इनकी चर्चा हो गई। अब जहर देने वाली जो बात आती है वो अब बताते हैं। तो गुप्ते देशे महानसिकः
अब देखिए राजा को जो खाना बनाने वाला होता है, कुकिंग करने वाला होता है, अब राजा के लिए जो खाना बनाएगा, उसका भोजन बनाएगा, भोजन निर्माण करेगा, तो वो कैसा होना चाहिए, बोले गुप्त देश में, यानी उसका स्थान भी सीक्रेट होना चाहिए, कोई अलग जगह में होना चाहिए, सर्वसाधारण नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी लोग वहाँ पर न जा पाएं, गुप्त देश में होना चाहिए। कौन, बोले महानस, यानी कुकिंग करने वाला भी और कुकिंग जो पाकशाला है वो भी, ठीक है। और जब भी वो खाना बनाए तो सबसे पहले राजा को ध्यान रखना है कि सर्वम आस्वाद बाहुल्येन कर्म कार्येत, सब सर्वम आस्वाद बाहुल्येन, यानी सबसे पहले जब वो खाना बनाने वाला, जो कुकिंग करने वाला है, वो पहले खुद चख ले, खुद उसका आस्वाद ग्रहण कर ले कि जो भी वो खाना राजा को, जो भी भोजन राजा को परोस रहा है, उस भोजन को पहले वो राजा को देने से पहले अपने आप स्वयं उसका परीक्षण कर ले, स्वयं उसका आस्वाद ग्रहण कर ले, क्योंकि हो सकता है उस भोजन में किसी प्रकार का जहर हो, विष आदि पदार्थ हो, तो ऐसी स्थिति में राजा का काल आ सकता है, राजा का नाश हो सकता है। तो राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। सर्वम आस्वाद बाहुल्येन कर्म कार्येत, यानी सभी कुछ, जितना भी पदार्थ हो, जितना भी भोजन आदि हो, राजा के लिए जो बनाया जा रहा है, राजा पहले ही उसका परीक्षण करवा ले, पहले ही उसका आस्वाद ग्रहण करवा ले अन्य लोगों से, ठीक है, तभी उसको स्वयं ग्रहण करे। तद राजा तथैव प्रतिभुंजित, जब उसको अन्य लोग ग्रहण कर ले तो तद यानी तद भोजनम भुंजित प्रतिभुंजित, तब राजा उसका भोग करे, पहले उसी भोजन को किसी और को दे ले, क्योंकि राजा का अगर नुकसान हो गया तो समझ लीजिए समस्त प्रजा भी जो है विनाश में फंस जाएगी, यानी प्रजा का भी विनाश हो जाएगा। और राजा को एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। देखिए जहर की बात हो रही है, आपके खाने में यदि कभी जहर हो तो उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी लंबी बातें दीर्घ इन्होंने किया है यहाँ पर। तो पूर्वम अग्नि, सबसे पहले राजा को क्या करना है, जब राजा को मिल गया है भोजन, ठीक है, राजा को भोजन दे दिया, तो राजा को उसके बाद भी तुरंत नहीं खाना है, पहले अग्नि में डालना है। अब आपने अक्सर देखा होगा, शायद आपके यहाँ पर होता हो तो आप मुझे बताइएगा, पहले लोग चूल्हे में थोड़ा सा भोजन डाल देते हैं, ठीक है, पूर्वम अग्नि, अग्नि के लिए समर्पित कर देते हैं, या फिर थोड़ा पक्षियों को, वयोभ्यश्च, पक्षियों को थोड़ा सा बलिम कृत्वा, पक्षियों को दे दें, या फिर अग्नि में थोड़ा सा राजा डाल दे और उसके बाद राजा उस भोजन को ग्रहण करे। अब अग्नि में डालने से होगा क्या, या पक्षियों को देने से क्या होने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, तो इनको जल्दी जल्दी से हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं अग्नेर ज्वाला धूमनी लता शब्द स्फोटनम च विषयुक्तस्य, जब राजा अग्नि में थोड़ा सा भोजन डालेगा, अगर सपोज उसमें विष हो, जहर हो, तो समझ लीजिए अग्नेर ज्वाला धूमनी लता, अग्नि जो लपटें हैं, अग्नि आग की जो लपटें हैं, आग की जो ज्वाला है वो कैसे हो जाएगी, नीली सी हो जाएगी अगर उसमें जहर होगा उस पदार्थ में, ठीक है, और राजा ने उस पदार्थ को अग्नि में डाला, अगर उसमें नीली नीली आग सी पैदा हो रही है, या उसका जो धुआं है वो थोड़ा नीला नीला कलर का हो रहा है, काला हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि उस पदार्थ में जहर है, राजा को वो पदार्थ नहीं खाना है, नहीं तो राजा का काल पक्का, अब राजा को यमराज के दरबार में पहुंचना पड़ेगा। तो शब्द स्फोटनम चा, अगर राजा ने उस पदार्थ को अग्नि में डाला, अगर वो पट पट कुछ ऐसी आवाजें करने लग गया है, तो समझ ले तब भी वो क्या है, विषयुक्त लक्षणम, ये विषयुक्त के लक्षण है, यानी उसमें विष है। और पक्षियों को देने से क्या होता है, अभी बताया कि या तो पक्षियों को दे दे या फिर अग्नि में डाल दे। पक्षियों को देने से अगर पक्षी भी मर जाता है, पक्षीणाम या वयसाम विपत्तिश्च, यानी पक्षियों को अगर आप जहर युक्त भोजन देंगे तो पक्षी मर जाते हैं, तो राजा पहले पक्षियों को दे ले ताकि उसे पता लग जाए कि इसमें कोई जहर ना हो। और भी यहाँ पर बहुत लंबी बातें बताई हैं जहर को लेकर के, स्पेशली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विस्तृत बातें कही हैं। कहते हैं अन्नस्य उष्मा मयूर ग्रीवाभा, अगर भोजन में अगर जहर मिल गया है, अगर आपके भोजन में किसी ने जहर डाल दिया, तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, परीक्षण करने के लिए कि आपके भोजन में कहीं जहर तो नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, अन्न से उष्मा मयूर ग्रीवाभा, जो खाना जब पक रहा है या खाना जो पक गया है उसकी जो उष्मा होती है, उसकी जो भाप होती है वो कैसी होगी, मयूर ग्रीवाभा, जैसे मोर की जो गर्दन होती है, मोर की गर्दन का जैसा कलर होता है थोड़ा नीला नीला सा, वैसे ही उसकी भाप आने लगती है। और वो तुरंत ही शैत्यम आंसू, तुरंत आंसू यानी तुरंत शैत्यम अर्थात ठंडा हो जाता है, जिसमें जहर मिला होगा वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। और कहते हैं क्लिष्टस्य वैवर्ण्यम, और वो जो भोजन होगा जिसमें जहर मिला होगा वो बोले
उसका रंग भी बेरंग होने लग जाएगा, यानी वो बेरंगी होने लग जाएगा, उसका रंग भी खराब होने लग जाएगा। जैसे भोजन होगा, दाल होगी, दाल लाल होगी तो फिर काल हो जाएगी यानी काली हो जाएगी। और शोधकत्वम यानी वो उसमें ज़्यादा पानी पानी एक तरफ होने लग जाएगा और जो दाल दाल होगी वो एक तरफ होने लग जाएगी। अक्लिनत्वम या फिर वो तुरंत सूख जाएगा। ये सारे लक्षण हैं जहर के, अगर खाने में जहर मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जहर के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर दीर्घ किया है। व्यंजनानाम आसु शुष्कत्वम च क्वाथा। और अगर व्यंजन में जहर मिल गया है, व्यंजन का मतलब यहाँ पर आज तक तो आपने अर्थशास्त्र में देखा होगा व्यंजन का मतलब था गुप्तचर, लेकिन अब वो बारी आ गई है कि जहाँ पर व्यंजन का मतलब चाउमीन, मोमो, बर्गर, दाल, सब्जी, रोटी आदि से है। ठीक है, तो व्यंजन का मतलब यहाँ पर है दाल। ठीक है, अब अगर दाल में अगर जहर मिला हुआ है तो दाल में कुछ काला है, कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। अगर दाल में कुछ काला हो यानी दाल में कुछ जहर हो तो समझ लीजिए एक तो वो काली दिखने लग जाएगी, उसमें थोड़ा रंग उसका कलर काला काला होने लग जाएगा, नीला नीला होने लग जाएगा, इसीलिए कहते हैं दाल में कुछ काला है। और वो तुरंत दाल भी क्या होने लग जाएगी, आंसू शुष्कत्वम व्यंजनानाम आंसू, तुरंत सूखने लग जाएगी, दाल भी पानी पानी एक तरफ होने लग जाएगा और दाल दाल एक तरफ सूखने लग जाएगी। और अगर आप उसे दोबारा उबालने के लिए डालेंगे, क्वाथा का मतलब होता है दोबारा, अगर आप उस दाल को उबालने के लिए डालते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दाल क्या होने लग जाएगी, श्याम फेन पटल विच्छिन्न भावो। उस दाल में जैसे श्याम फेन यानी जो मट्ठा होता है, तो मट्ठा जब फट जाता है तो मट्ठा पटल विच्छिन्न भावो, जो मट्ठा फट जाता है तो उसके बुदबुदे आपने देखे होंगे ऊपर उठने लगते हैं, ऐसे उस दाल में भी क्या होने लग जाते हैं, फुहारे उठने लगते हैं। ठीक है, दाल के ऊपर से बुदबुदे आने लगते हैं, तो विच्छिन्न उसका भाव हो जाता है। जैसे श्याम फेन होता है, काले काले बुदबुदे या इस प्रकार नीले नीले उसमें बुदबुदे आने लग जाते हैं। और उसका जो गंध होता है, स्पर्श यानी उसकी जो सुगंधी होती है दाल की, जो उसका स्पर्श होता है ठंडा गर्म, जो उसमें जो रस होता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वधश्चा यानी वो नष्ट हो जाती हैं। यानी अब दाल का जो सुगंध, दाल में जो सुगंध थी वो भी खत्म हो जाती है, उसका स्पर्श भी खत्म हो जाता है अगर उसमें जहर मिला है तो। ठीक है, और द्रव्येषु हीनाति रिक्त छाया प्रदर्शनम। और अगर किसी द्रव्य में जहर मिल गया है, द्रव्य का मतलब है कोई तरल पदार्थ, जैसे घी, तेल आदि में अगर जहर मिला हुआ है तो समझ लीजिए उसका परीक्षण आपको कैसे करना है। उस अगर द्रव्य पदार्थ में अपनी छाया अगर आप देखते हैं तो हीनाति रिक्त छाया दर्शनम, आपको अपनी छाया कैसे दिखेगी, या तो बिल्कुल छाया नहीं दिखेगी या आपको ज़्यादा छाया दिखने लग जाएगी। यानी अगर घी में जहर मिला हुआ है या तेल में जहर मिला हुआ है और जब आप उसमें छाया देखेंगे तो आपको आपकी छाया झिलमिल झिलमिल दिखने लगेगी, कहीं पर ज़्यादा दिखेगी कहीं पर कम दिखेगी। और फेन पटल सीमांतोर्ध्व राजी दर्शनम चा, और उसमें भी क्या होगा, फेन पटल, जैसे फेन पटल यानी झाग होता है। ठीक है, साबुन जैसे झाग निकलता है उसमें जो बुलबुले निकलते हैं, जो बड़े बड़े फुहारे निकलते हैं, उसी तरीके से उस द्रव्य में, उस घी आदि तेल आदि द्रव्य पदार्थ में भी क्या होने लग जाएगा, उसकी सीमांत यानी किनारे से क्या होने लग जाएगा, राजी दर्शनम, अर्थात उसमें एक रेखा सी बन जाती है। जैसे दूध के किनारे आपने देखे होंगे एक रेखा विशेष रहती है, दूध के किनारे एक छाप रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर जहर किसी द्रव्य में मिल गया है तो समझ लीजिए उसके किनारे भी एक क्या हो जाती है, काले रंग की या नीले रंग की कोई रेखा पड़ जाती है। ठीक है, ये परीक्षण आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, बट किसी के साथ ऐसा मत कीजिएगा। रसस्य मध्य नीला राजी, और अगर किसी रस में यानी ठंडा जो पेय पदार्थ होते हैं, रस में अगर जहर मिल जाए रस में, ठीक है, तो रस में परीक्षण कैसे करना है, उसमें नीली रेखा पड़ जाती है, उसके किनारे किनारे एक नीली रेखा सी पड़ जाती है, या उसमें नीला नीला उसका कलर जो होता है नीला होने लग जाता है। रसस्य मध्य यानी उसके बीच में भी नीले नीले बुदबुदे पड़ने लग जाते हैं। तो इससे आप उसका, ये कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे, पंडित थे, बहुत बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, तो इनकी बातें निसंदेह कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता को लिए हुए हैं, वैज्ञानिकता इसमें छिपी हुई है। तो आप देख सकते हैं पयसस ताम्र, अगर दूध में अगर जहर मिल गया हो तो दूध में कभी आप देखिएगा अगर जहर डाल दिया जाए दूध में तो उसमें जो कलर होता है उस दूध का थोड़ा तांबे कलर का दूध हो जाता है, दूध का जो कलर हो जाता है ताम्र कलर हो जाता है। ठीक है, और अगर मद्य यानी शराब में अगर किसी ने जहर मिला दिया, बोले शराब, ठीक है, अगर शराब में किसी ने जहर मिला दिया तो बोले शराब में या फिर तोय में यानी जल में अगर किसी ने जहर मिला दिया है तो उसका कलर क्या हो जाता है, काला हो जाता है।
अगर शराब या जल में किसी ने जहर मिलाया तो उसका कलर काला हो जाएगा। दही में किसी ने अगर जहर मिला दिया हो तो दही का कलर काला हो जाएगा, श्यामा, ठीक है, श्यामा, उसमें रेखा पड़ जाएगी। और अगर शहद में किसी ने जहर मिला दिया या मिठाई में किसी ने जहर मिला दिया है तो वो सफ़ेद होने लग जाती है। ये सारी बातें कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखी हैं, कौटिल्य कह रहे हैं, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। और कहते हैं द्रव्याणाम आर्द्राणाम आशु प्रम्लानत्वम, ठीक है, उत्पक्व भावः। और जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य का मतलब है जो गीले द्रव्य होते हैं, जो रस पदार्थ होते हैं, जैसे फल होते हैं, ठीक है, आम, सेब, केला, तो जो आर्द्र द्रव्य होते हैं इनमें अगर किसी ने जहर मिला दिया हो तो बोले ये तुरंत क्या हो जाते हैं, आशु प्रम्लानत्वम, यानी तुरंत सूख जाते हैं, तुरंत ये सूखने लग जाते हैं। और उत्पक्व भावः, इनमें या तो फिर गंध आने लग जाती है, यानी दुर्गंध आने लग जाती है, सड़न जो होती है वो आने लग जाती है, तो सड़न सी इनमें लग जाती है, गंध सी आने लग जाती है, दुर्गंध आने लगती है। और क्वाथ नील श्यामता, और अगर आप इनको उबालते हैं या आप इनको कुछ खाने के लिए देखते हैं तो इनमें नीला या फिर काला कलर इनमें पड़ जाता है। तो ये परीक्षण करने का तरीका है, ये कौटिल्य राजा के बारे में बताया, क्योंकि राजा के खाने में कोई जहर ना मिला दे। राजा को अपनी रक्षा कैसे करनी है, आत्मरक्षित कम आत्मा की रक्षा कैसे करनी है, अपनी की रक्षा, स्वयं की रक्षा, उसके बारे में यहाँ पर सारी बातें बताई हैं। अब अगर सूखे पदार्थ में अगर जहर मिल गया है, शुष्काणाम, सूखे पदार्थ में अगर जहर मिला है, यानी सूखे पदार्थ का मतलब है कोई चूर्ण है, ठीक है, खाने का कोई सूखा पाउडर है, उसमें अगर जहर मिल गया है तो बोले वो सूखा पदार्थ तुरंत क्या होने लग जाता है, आसु शातनम, तुरंत ही नष्ट होने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है। और उसका जो रंग होता है वो भी रंग भी बिरंगी होने लग जाता है, यानी जैसा उसका रंग होगा वो रंग से विरूप होने लग जाएगा, उसका रंग बदलने लग जाएगा। तो ये सूखे पदार्थ में अगर जहर मिलाया है। कठिनानां मृदुत्वम मृदूनां कोमलत्वम कठिनत्वम च। और अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो कठिन पदार्थ है, कठिन का मतलब है जो बिल्कुल मुलायम पदार्थ नहीं है, जो चिकना पदार्थ नहीं है, अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो कठिन पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, खाने में कठोर है, अगर उसमें जहर मिला दिया है तो बोले वो कोमल हो जाता है। और अगर कोमल पदार्थ में जहर मिलाया है तो वो कठिन हो जाता है, यानी विपरीत हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और तदभ्यासे, जहर के मिलने पर, तत् किम, तो तत् रसः इति ग्राह्यम, ठीक है। तो तत् का मतलब है कि रस, यानी जहर के मिल जाने पर, तद अभ्यासे, जब अभ्यास यानी उसके समीप में जहर मिल जाता है, यानी रस, जब जहर मिल जाता है तो जहर को परखने के लिए, जहर का परीक्षण करने के लिए, क्षुद्र सत्व वधश्च, जहर के समीप में जितने क्षुद्र जंतु होते हैं, क्षुद्र सत्व होते हैं, वो भी नष्ट, यानी उनका वध होने लगता है, अपने आप ही वो मरने लग जाते हैं। यानी जहर अगर किसी पदार्थ में मिल गया है, उसके आसपास अगर कोई कीड़े मकोड़े आदि आते हैं तो वो भी मरने लग जाते हैं। इससे भी राजा देख सकता है कि इस पदार्थ में, अमुक पदार्थ में जहर मिलाया गया है, मुझे यह पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अब ये तो केवल खाने तक की बात है कि खाने, किसी खाद्य पदार्थ में जहर न हो। अब यहाँ कहते हैं कि आस्तरण प्रावरणानाम श्याम मंडलता, बोले कहीं ऐसा ना हो कि राजा का जो बिछौना है, आस्तरण, ठीक है, राजा का जो बिछौना है जहाँ पर राजा सोता है, या राजा का जो ढकने वाला जो उसके जो कपड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें किसी ने जहर मिला दिया है। अगर बोले कपड़ों में जहर मिलाया हो, कोई बेहोशी करने की दवा मिला दी हो, तो बोले श्याम मंडलता, उन कपड़ों में या उस बिस्तर में काले काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं, श्याम मंडलता, ठीक है, काले काले धब्बे से पड़ने लग जाते हैं। अगर वो कपड़ा तंतु, यानी तंतु का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, तो बोले उसके धागे जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। और अगर वो कपड़ा रोम का है, रोम का मतलब होता है ऊन का है, तो बोले उसका जो ऊन होता है, जो रुआं होता है, वो उड़ने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कपड़े में जहर मिलाया है, कपड़े में कोई बेहोशी की दवा है, कोई पाउडर है, तो समझ लीजिए कि उस कपड़े पे धब्बे धब्बे पड़ने लग जाएंगे। तो राजा को ध्यान रखना है इन सभी बातों का। आगे कहते हैं लोह मणिमयानाम पंकमलोपदेहता। और अगर ऐसा हो कि राजा के किसी लोह अलंकरण में, राजा के जो बड़े बड़े कवच होते हैं, कुंडल होते हैं, सोने के जो हार होते हैं, राजा के जितने भी रत्न होते हैं जिनको राजा धारण करता है, अगर लोह मणि आदि रत्नों में किसी ने कोई जहर मिला दिया हो, जहर कई प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, अगर उसमें किसी ने जहर मिला दिया हो तो बोले जो लोह मणि आदि रत्न हैं, बोले वो जो क्या हो जाते हैं, मलिन होने लग जाते हैं, यानी उनका कलर बदलने लग जाता है, उनका जो बिल्कुल लाइट कलर होने लग जाता है, जो जैसा सोना होगा तो बिल्कुल चमकदार होगा, लेकिन अगर उसमें जहर मिला दिया जाए तो उसका कलर क्या होने लग जाएगा, मलिन सा होने लग जाएगा। पंक मलोप देखता, यानी उस कीचड़ के जैसा पंक, यानी मलिन सा होने लग जाएगा। और स्नेह राग गौरव प्रभाव
वर्ण स्पर्श वधश्च, और जो वो पदार्थ होगा, जो लोह मणि आदि रत्न होंगे, उनमें चिकनापन, जो उनमें जो चमकता हुआ उनमें जो गुण होता है, जो चमकदार जो होते हैं पदार्थ, उनका वो भी नाश हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है, स्नेह उनका खत्म हो जाता है, राग भी उनमें जो होता है यानी आकर्षण का वो भी खत्म हो जाता है, और जो उसका उनका वर्ण होता है, कलर होता है, सोने का कलर अब सोना का नहीं रहेगा, यानी वो भी थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। इन सभी का क्या हो जाता है, वध, यानी अपने आप ये नष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रकार से इति विषयुक्त लिंगानि, ये राजा के बारे में बताया कि ये सारे क्या हैं, विषयुक्त के लक्षण हैं। किसी पदार्थ में विष मिल गया है, जहर मिल गया है, तो ये लक्षण है। अगर इन लक्षणों को राजा यदि पाता है, ये लक्षण कहीं पाए जाते हैं, तो समझ लीजिए अमुक अमुक तत्त पदार्थों में जहर का समावेश है, जहर मिला हुआ है। ये विष मिश्रित पदार्थों की पहचान के बारे में उन्होंने कौटिल्य यानी परम मर्मज्ञ विद्वान राजनीति शास्त्रज्ञ प्रवीण निष्णात धुरंधर श्रेष्ठ ब्राह्मण कौटिल्य की ये बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अब देखिए, इन्होंने ये तो बता दिया कि जहर खाने में अगर मिल गया है, कपड़े में मिल गया है, तो उसका परीक्षण कैसे करना है, लेकिन जहर देने वाला कौन है, इसका परीक्षण कैसे करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं विष प्रदस्य तो शुष्क श्याम वक्त्रता, बोले जो जहर देता है, जो क्या करता है, जहर देता है, विष प्रद यानी जो जहर देने वाला है, विषम प्रदादिति यह स विष प्रदः, जो जहर देने वाला होता है, बोले उसकी पहचान कैसे करनी, तो बोले उसका जो मुख है शुष्क श्याम वक्त्रता, वक्त्रता अर्थात मुख, उसका मुख कैसे हो जाएगा, बोले सूखा पड़ जाएगा, बोले काला हो जाएगा। अब आप बताइए, कोई राजा को अगर जहर देता है, अब वो राजा के सामने अगर होगा, तो वो तो राजा के सामने अपने आप ही काला पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, वो बात करने लायक ही नहीं रहेगा, उसको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ठीक है। उसका मुंह बिल्कुल नीचे नीचे, उसका मुंह बिल्कुल ऐसा अजीब सा दिखने लगेगा, सूखा सा पड़ जाएगा। और वाक संगह, वाणी में जब वो कुछ बोलेगा तो बोलने में उसे घबराहट होगी, बोलने में भी उसको क्या होगी, परेशानी होगी, राजा के साथ खुले बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अंदर से डर रहेगा, ठीक है। स्वेदः, उसके अंदर पसीना भी निकलने लग जाएगा डर के मारे, ठीक है, क्योंकि जो जहर देगा राजा को उसको पसीना भी आने लग जाएगा, स्वेदः यानी पसीना आने लग जाएगा, विजृंभणम यानी उसको जमाई भी आएंगी। ये सारे लक्षण हैं अगर किसी ने जहर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अतिमात्रम वेपतुः, और अति मात्रम बहुत ज़्यादा उसको कंपन यानी उसको कंपन होने लग जाएगा, उसका शरीर कांपने लग जाएगा डर के मारे, और प्रस्खलनम यानी उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाएगी। और कहते हैं वाक्य विप्रेक्षणम आवेशः, और भी वो क्या करेगा, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। वाक्य विप्रेक्षणम अर्थात दूसरे की बातों को, विप्रेक्षण अर्थात बहुत ज़्यादा निरीक्षण करेगा कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि उसे डर रहेगा कोई उसके बारे में कुछ न कह दे। तो वाक्य विप्रेक्षणम आवेशः कर्मणि, और उसको हर काम में क्या होने लग जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, डर भी रहेगा। और स्वभूमो चानवस्थानम, वो अपने जिस कार्य को भी करेगा उसका मन ही नहीं लगेगा कहीं भी, ठीक है, अनवस्था होने लग जाएगी, उसकी स्थिति एक जगह नहीं रह पाएगी। स्वभूमो चानवस्थानम अर्थात एक ही जगह उसकी अपनी भूमि में, अपने कर्म में उसकी स्थिति नहीं टिक पाएगी, वो हर जगह से भागने लग जाएगा, उसका मुंह सूख जाएगा, उसको उसके शरीर से पसीना आने लग जाएगा, उसका शरीर कांपने लग जाएगा। ये सारे लक्षण हैं जो विष देने वाला होता है। तो राजा उनका परीक्षण इस तरीके से करे। अब ये सारी बातें इन्होंने बताई, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को इनका परीक्षण तो राजा कर लिया है, ठीक है, राजा ने इनका परीक्षण कर लिया है, विष देने वाले का परीक्षण कर दिया है, जो जहर देता है या जिसने जहर दिया है, जिस पदार्थ में जहर है उसका भी परीक्षण कर लिया है। लेकिन अब राजा को अपनी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा दृढ़ बनानी है, उसके लिए राजा को क्या करना है, तस्माद, इसीलिए राजा को अस्य यानी इस विष से बचने के लिए, अस्य यानी ये जो राजा हैं जांगली विदा, ये राजा क्या करेगा, जांगली विद यानी जो जांगली विद्या को जानते हैं, जांगली विद्या का मतलब होता है विष विद्या को जो जानते हैं, जो विश्व विद्या होती है, विष के बारे में जो ज्ञान होता है उसके बारे में जो जांगली विद उनको कहते हैं, जो विष के बारे में जानते हैं। तो जो जांगली विद होते हैं, विष के बारे में जानते हैं कि जहर खाने से क्या क्या होता है, जहर के बारे में जितनी भी बातें होती हैं, जो जांगली विद जो भिषज होते हैं यानी वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, तो जांगली विदा भिषजः, जो जांगली विद भिषज होते हैं, चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको राजा क्या करेगा, अपने आसपास रखेगा यानी अपने समीप में रखेगा। क्योंकि अगर इनकेस कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए
कि राजा के आसपास किसी ने राजा को जहर दे दिया, राजा के किसी पदार्थ में जहर मिल गया है, राजा के आसपास कोई जहर देने वाला व्यक्ति है, तो राजा के आसपास जब जांगलीविद यानी विष को जानने वाले डॉक्टर होंगे तो इजीली वो बता पाएंगे राजा को कि इस पदार्थ में जहर है, आप इसको मत खाइए, ठीक है। और राजा जब अपने आसपास चिकित्सकों को रखेगा, डॉक्टर्स रखेगा जो कि जहर के बारे में जानते हैं, तो वो जहर के बारे में जो डॉक्टर्स हैं उनको भी किन बातों का ध्यान रखना है ये अब यहाँ पर बताते हैं कि भिषज भेषज्यागारात आस्वाद विशुद्ध औषधम गृहीत्वा, यानी जो ये चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, अगर सपोज किसी स्थिति में राजा को किसी ने जहर दे दिया है तो ये डॉक्टर्स क्या करेंगे, तुरंत राजा को दवाई देंगे, उसके लिए कुछ औषधि लाएंगे। तो औषधि लाने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि भेषज्यागार यानी जो चिकित्सालय है, जो औषधालय है, भेषज्य आगार यानी जो भेषज्य का जो कमरा है, जो इस आलय है, औषधालय है, वहाँ से भिषज क्या करेगा, वहाँ से जब वो औषधि लाएगा राजा के लिए तो आस्वाद विशुद्धम औषधम, पहले वो खुद ही उस औषधि को ग्रहण कर ले, यानी वो उस औषधि का परीक्षण कर ले कि इस औषधि में तो कहीं जहर तो नहीं है, कहीं ऐसा हो रहा है कि औषधि में भी जहर मिला हुआ है, ठीक है। तो आस्वाद विशुद्ध यानी वो जो औषधि है वो बिल्कुल विशुद्ध हो, ऐसी औषधि को ग्रहण करके पहले पाचक पोषकाभ्याम आत्मना च प्रतिस्वाद्य, पहले उस औषधि को राजा को डायरेक्ट नहीं देना है, पहले उस औषधि को जो कुकर होगा, जो यानी जो खाना बनाने वाला, जो कुकिंग करने वाला होता है, ठीक है, उसको पहले वो औषधि देनी है, फिर वो पोषक को देनी है, यानी जो पिष्ट करने वाला होता है, जो मसाले पीसने वाली, यानी जो भी काम होते हैं किचन में, तो उन सभी जो भी वहाँ पर होंगे उनको पहले वो दवाई देनी है कि राजा को तुरंत, अगर राजा को दी जाए तो राजा को कहीं ऐसा ना हो कि उस दवाई में भी कोई जहर है और राजा तुरंत जो है मर जाए, इसीलिए पहले वो दवाई क्या करनी है, किसी खाना बनाने वाले को देनी है, ताकि पता लग जाए अगर कोई पहले मरे भी तो पहले पता लग जाएगी, खाना बनाने वाला अगर मरता है तो समझ लीजिए कि राजा को दवाई नहीं खानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से पाचक और पोषकाभ्याम आत्मा च प्रतिस्वाद, और अपने आप भी वह चिकित्सक, वह डॉक्टर खुद भी उस दवाई को खा ले, क्योंकि प्राचीन काल में जो दवाइयाँ होती थी वो होती थी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और उन आयुर्वेदिक दवाइयों को खाने से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता था, तो उनको कोई भी खा सकता था, ठीक है, परीक्षण के लिए। तो अपने आप भी वो चिकित्सक डॉक्टर क्या कर ले, खुद भी खा ले, खुद भी उसका परीक्षण कर ले, और उसके बाद प्रतिस्वाद्य राज्ञ प्रयच्छेद, बाद में उसको राजा को दे, पहले तुरंत राजा को न दे दे, ठीक है। इसी प्रकार से पानम पानीयम चौषधेन व्याख्यातम, इसी प्रकार से पानम अर्थात जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे दारू, शराब, ठीक है, जितने भी सोम आदि जो पेय पदार्थ होते हैं, या जो पानीयम यानी जो जल होता है, तो जल के केस में या दारू के केस में, शराब के केस में, जब शराब राजा को दी जाए या राजा शराब पी रहा हो, कोई शराब लेकर के राजा के पास जाए, तो पहले उस शराब को, पानम और जो जल है, जल को भी पहले खुद पी ले, पहले खुद देख ले कि इस जल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं इस जल में जहर तो नहीं है, और खुद उसको पी करके चौषधेन व्याख्यातम, उसी तरीके से पहले उसको पी करके तब जा करके राजा को दे, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ ऊपर बताया कि औषधि को पहले ग्रहण करना है, पाचकों को देना है, पोषकों को देना है, उसके बाद राजा को अंत में देना है। इसके बाद और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जैसे कि जो राजा के कल्पक होते हैं, कल्पक यानी जो राजा के जो नाई, धोबी आदि होते हैं, उनको भी ध्यान रखना है राजा को कैसे वो किसी प्रकार का जहर ना दे दें, इसलिए राजा को उनके प्रति भी ख्याल रखना है, उनके प्रति भी दृष्टि रखनी है कि कहीं वो राजा को जहर ना दे दें या किसी प्रकार का राजा के प्रति कोई गलत कार्य न कर दें। तो कल्पक प्रसाद का, कल्पक का मतलब होता है जो नाई होता है, ठीक है, और प्रसादक का मतलब वो जो होता है जो सजाने वाला होता है, राजा का जो श्रृंगार करने वाला होता है। तो ये दोनों भी क्या कर लें, स्नान शुद्ध वस्त्र हस्ता, नहा लें, ठीक है, अच्छे ढंग से स्नान कर लें, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन लें। और कपड़े भी कैसे पहनेंगे, तो बोले समुद्रम उपकरणम, यानी समुद्रम, समुद्र का मतलब है मुद्रया सहितम इति समुद्रम इति अव्ययी भावः अत्र ग्राह्यः समासः। यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास लेना है, ध्यान रखिएगा, मुद्रा से सहित जो है, ठीक है। तो ऐसा वस्त्र इनको पहनना है जिस पर राजा की मोहर लगी हो, मुद्रा लगी हो, ऐसे उपकरणों को इनको धारण करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी बाहरी वस्त्र को पहन ले, बाहरी किसी भी श्रृंगार को पहन करके
आए हैं, ठीक है। तो कल्पक प्रसादकों को भी ध्यान रखना है, जो नाई होता है या जो राजा का जो श्रृंगार करने वाला होता है, क्योंकि सुबह सुबह इन सभी की जरूरत पड़ती है। राजा को नाई की जरूरत पड़ती है, सेविंग करने के लिए राजा को बाल सही करने होंगे, राजा को श्रृंगार करना होगा। तो ये सभी स्नान आदि करने के बाद ही राजा के पास आए और अच्छे ढंग से राजा के दिए हुए कपड़ों को पहन करके ही क्या करें, अंतर्वसिक हस्ताद आदाय परिचर्युः, यानी ये जो राजा ने खुद से ही इनको कपड़े सौंपे हैं पहनने के लिए। अंतर्वसिकों ने जो राजा को कपड़े, राजा के द्वारा जो कपड़े इन नाइयों को दिए हैं, जो इनकी जो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, इनकी जो ड्रेस होगी उसी को पहन करके अंदर आए। इस प्रकार से राजा को इन सभी का इनका ध्यान रखना है, ठीक है। इन सभी को देखते रहना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कहीं जहर आदि किसी भी प्रकार का राजा के प्रति कोई गलत कर्म न कर दें। और इसके अतिरिक्त कहा कि स्नापक संवाहकास्तरक रजकमाला कर्म दास्यः कुर्युः, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं स्नापक संवाहकास्तरक रजकमालाकार कर्म दास्यः कुर्युः। जो स्नापक होते हैं, जो नहाने वाला जो होता है, जो राजा को नहलाता है, जो राजा का संवाहक होता है, यानी राजा का जो पाँव दबाने वाला होता है, राजा की सेवा करने वाला होता है, ठीक है। जो आस्तरक होता है, राजा के बिस्तर बिछाने वाला जो होता है, ठीक है। और जो रजक होता है, यानी रजक मतलब जो धोबी होता है, राजा के कपड़े धुलने वाला होता है। राजा के मालाकार कर्म, जो राजा की मालाएं बनाते हैं, राजा के लिए विभिन्न मालाएं बनाते हैं। तो राजा को क्या करना है, ये सभी कार्य अपनी दासियों के द्वारा ही संपन्न करवाने हैं, यानी इनके लिए किसी स्पेशल अलग व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करना है, बल्कि दास्यः कुर्युः, दासी ही इन कार्यों को कर लें। जो राजा की जो रानियां हैं या राजा के दरबार में जो दासी हैं वही इन कार्यों को कर लें, बल्कि राजा किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति को इन स्नान करने वाले कर्मों में या सेवा करने वाले या धोबी आदि कपड़े धुलने वाले कर्मों में दासी को ही नियुक्त कर ले, ठीक है। दासी इसके सारे कार्यों को कर ले, या फिर अगर दासी न करें तो बोले ताभिर अधिष्ठिता व शिल्पिनः। तो दासियों के जो संज्ञान में जो लोग होंगे, जो दासियों के अंडर में जो लोग होंगे, ताभि अधिष्ठिता, शिल्पी जो लोग होंगे, जो कुशल लोग होंगे, उन्हीं के द्वारा ये क्या हो जाएगा, राजा अपने इत्यादि कर्मों को कर पाएगा। जो स्नान करने वाले कर्म होते हैं, नहाने वाले, ठीक है, या जो पाँव दबाना, ठीक है, इत्यादि सेवाएं करना, राजा की जो सुबह सुबह जो है स्नान करने के लिए, कपड़े धुलने के लिए इत्यादि कर्म क्या कर लेंगे, या तो दासी करेंगे या फिर शिल्पी आदि कर लेंगे, जो दासियों के संज्ञान में होंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बताई कि जो दासी हैं, जो इस प्रकार के स्नान आदि कर्म, राजा के स्नान आदि कर्मों को संपन्न करेंगे, तो वो भी एक बात, विशेष बात का ध्यान रखें कि आत्मचक्षुषी, यानी पहले वो खुद ही आत्मचक्षुषी निवेश्य, जब भी वो किसी वस्त्र या माल्य, राजा को कोई तौलिया दे, राजा को कपड़े सौंपे, ठीक है, तो कपड़े देने से पहले या माला देने से पहले राजा को जब भी किसी प्रकार का कपड़ा आदि राजा को सौंपे, सुबह सुबह जब राजा नहाएगा, नहाने के लिए जो कपड़े होंगे, नए कपड़े, ठीक है, तो उस समय उन्होंने पहले क्या करना है, खुद से उन कपड़ों को अच्छे ढंग से देख लेना है, क्योंकि कपड़ों के बारे में भी बताया कि कपड़ों में भी जहर हो सकता है, उन पर काले काले नीले नीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए वो दासियाँ क्या करें, आत्मचक्षुषी निवेश है, खुद से पहले देख लें, अपनी आंखों से देख करके उन वस्त्र आदि को राजा को सौंपे दें, ठीक है। और स्नानानुलेपन प्रघर्ष चूर्ण वास स्नानीयानि स्वक्षो बाहुसु च दद्युः। कहते हैं कि जो स्नान अनुलेपन है, यानी नहाने के लिए जो अनुलेपन होता है, जैसे चंदन आदि प्राचीन काल में जो होते थे, चंदन होता था, चूर्ण होता था, पाउडर होता था, कुमकुम, केसर आदि जो नहाने के लिए विभिन्न होते थे पदार्थ, अनुलेपन करने के लिए या प्रघर्षण करने के लिए, या चूर्ण आदि जो होते थे, वास स्नान, यानी जो स्नान करने के लिए बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं। आज की डेट में अगर देखें तो जैसे साबुन होता है, शैम्पू होता है, बॉडी लोशन इत्यादि जितने भी होते हैं, तो जब ये दासियां जब राजा को नहलाएंगी या राजा को नहलाने का कार्य जब ये करेंगी, तो जो स्नानानुलेपन साबुन आदि जो होंगे, जो नहलाने के लिए जो चूर्ण आदि होंगे, चंदन आदि होंगे, बोले उनको भी पहले ये दासियां क्या कर लें, स्वक्षो बाहुसुचा, पहले खुद पे ही उनको ट्राई कर लें, यानी खुद पे ही पहले उनको लगा लें, पहले खुद ही उनका प्रयोग कर लें, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का जहर आदि न हो। इसीलिए राजा के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा बताया है। अब कहते हैं एतेन
परस्माद आगतम व्याख्यातम। इसी तरीके से अगर बाहर से कोई आई हुई चीज है, एतेन, ठीक इसी प्रकार से परस्माद यानी बाहर से, आगतम यानी आई हुई कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई चूर्ण है, कोई पाउडर है, कोई साबुन है, पर्दे से आया हुआ है, तो उसको भी राजा को ध्यान में रखना है। उसका भी जब प्रयोग करे तो पहले खुद उसका प्रयोग न करें, बल्कि पहले जो उसकी दासियां हैं जो उसको नहलाने का कार्य करती हैं, वो सभी पहले ही उस अपने बाहु पर, अपने वक्षस्थल पर, अपनी छाती पर पहले उसको मल ले और उसके बाद ही राजा को दें, क्योंकि राजा को कोई किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसीलिए इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कहते हैं कुशीलवाह शस्त्राग्नि रसवर्जम नर्म ये हो। अब जो राजा के दरबार में जो जादूगर होते हैं, राजा के दरबार में तो बहुत प्रकार के कार्य कृत्य चलते रहते हैं, तो कुशीलव जो होते हैं, कुशीलव के बारे में आपने चाणक्य नीति में यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखा होगा कि कुशीलव किसका कर्म होता है, जो शूद्र होते हैं। ठीक है, कारो कुशीलव कर्मा, तो कुशीलव जो होते हैं, अब जो वो जादूगर जो कुशल कर्म करते हैं, जादू करते हैं, जादूगर होते हैं, ठीक है, जोकर होते हैं, तो जब बोले वो जादू करने के लिए आएंगे तो शस्त्र अग्नि रस वर्जम, किसी भी प्रकार का शस्त्र वाला जादू ना करें, जिसमें हथियार हाथ में लेना पड़े, चाकू वाले जादू ना करें, बंदूक वाले जादू ना करें, या आग वाले जादू ना करें, या फिर जहर वाले रस वर्जम ऐसे जादू ना करें। ठीक है, इनको छोड़ करके अन्य नर्म यही हो, अन्य जादू वो दिखा सकते हैं, ऐसे जादू ना दिखाएं जिसमें शस्त्र का प्रयोग करना पड़े, अग्नि का प्रयोग करना पड़े, जहर का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, और आतोद्यानि चैसाम अंतस्तिष्ठेयो, और जो ये जादूगर होते हैं इनके जो आतोद्यानी होते हैं, आतोद्यानी इनके जो उपकरण होते हैं जादू के लिए, ठीक है, जादू के लिए जितने भी उपकरण होंगे, चैसाम यानी इन जादूगरों के, ऐसाम अंतस्तिष्ठेयो, वो राजा के दरबार में पहले से ही हो, यानी वो बाहर से कोई भी उपकरण न लेकर के आए, यानी अंदर से ही पहले से सारे उपकरण हो। अश्व रथ द्वीप अलंकाराश्च, यहाँ तक कि जो ये जादूगर जो बाहर से आ रहे हैं, जो कुशीलव कर्म करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बोले अपना घोड़ा भी न लाएं, साथ में अपना रथ भी न लाएं, अपना हाथी भी न लाएं, किसी प्रकार का अलंकरण भी न लाएं, बल्कि ये खुद ही राजा के दरबार में इनको दिया जाएगा। ये बाहर से किसी भी चीज़ को नहीं लाएं, क्योंकि अगर बाहर से लाएंगे तो हो सकता है राजा का किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं मौल पुरुष अधिष्ठितम यान वाहनम आरोहित। अब आगे कहते हैं जब ये बाहर से कुशीलव जो आएंगे, ठीक है, तो जब बाहर से जो कुशीलव आते हैं, या जो राजा है, जब राजा कहीं भी यान घोड़े गाड़ी में अगर राजा बैठता है, तो राजा को ध्यान रखना है कि मौल पुरुष अधिष्ठितम, यानी जो राजा का जो विश्वस्त पुरुष होगा, राजा जिस पर विश्वास करता होगा, ऐसा पुरुष, ऐसा जो राजा का मंत्री होगा, वही राजा का वाहन भी तैयार करेगा। यान वाहनम आरोहित, यानी ये राजा का वाहन, राजा का रथ, राजा का घोड़ा, राजा का हाथी, या राजा का जो भी गाड़ी घोड़ा आदि है, उसकी तैयारी करेगा। कौन? जो मौल पुरुष होगा, यानी विश्वस्त जो पुरुष होगा, जिस पर राजा को पूरा विश्वास होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर राजा कहीं नाव में चलता है, नाव की सवारी करता है, नाव में कहीं घूमने जा रहा है, तो नावम चाप्त नाविकाधिष्ठिताम, अगर नाव में भी राजा जा रहा है तो बोले च आप्त नाविका अधिष्ठिताम, तो नाव में जाने के लिए भी राजा ध्यान रखे कि जो राजा का विश्वस्त नाविक हो, जो राजा का विश्वस्त नाविक हो, जिस पर राजा पूरा विश्वास करता हो। ऐसा नहीं कि राजा को वहीं नाव में डुबा दिया जाए, क्योंकि अगर राजा का कोई शत्रु होगा, कोई विश्वस्त नहीं होगा, तो हो सकता है राजा को वहीं डुबा ले। ठीक है, वहीं गंगा जी में राजा को स्वाहा कर दे, वहीं नीचे डुबा ले और राजा को यमराज के दरबार में भेज दे। तो इस से बचने के लिए राजा को ध्यान रखना है कि वो विश्वस्त नाविक के साथ ही नाव की यात्रा करे। और भी क्या बात ध्यान रखनी है कि अन्य नौ प्रतिबद्धाम वात वेग वसाम च नोपियात। अब आपने अक्सर देखा होगा जो समुद्र किनारे जो नाव होती हैं, या जो नदी किनारे जो बहुत सारी नाव बिल्कुल तैरती रहती हैं पानी के ऊपर, तो आपने देखा होगा अन्य नौ प्रतिबद्धाम, वो जो नाव होती हैं, नौ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एक दूसरे से रस्से से बांधी रहती हैं, एक नाव दूसरे से बंधी रहती हैं, और वायु में वात वेग वसाम, यानी हवा के वेग से इधर उधर हिलती रहती हैं वो नाव जो होती हैं। जस्ट इमेजिन कि वो नाव जैसे समुद्र किनारे पानी में रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा हिलती रहती हैं और रस्से से बांधी रहती हैं एक दूसरे नाव पर। तो राजा ऐसी नाव में कभी भी सफ़र न करें, ऐसी नाव में कभी भी न जाए जो किसी दूसरे नाव पर बंधी हो, यानी किसी शत्रु के या किसी अलग नाव से बंधी हो जिससे राजा को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में न उपेयात, उसमें कभी भी न जाए। ठीक है, और उदाकांते सैन्य मासित। अब जब राजा नाव में चला गया, अब बोले राजा बिल्कुल नाव में बैठ चुका है, नाविक जो है नाव को चलाने वाला, उसने नाव को चलाना शुरू कर दिया है और नाव बिल्कुल चलने लग गई है, पानी में राजा सवारी कर रहा है नाव की। और जब राजा नाव से चलने लग जाए तो बोले नाव के जो नदी का किनारा है, जो समुद्र का जो किनारा है, उदाकांते सैन्य मासित, उसके किनारे किनारे दोनों तरफ राजा अपनी सिक्योरिटी को रख ले, आर्मी रख दे, सेना को तैनात कर दे। कहाँ पे? किनारे किनारे, जल के
अगले वाले हिस्से में भी जल के पीछे वाले, जल के बाएं दाएं सभी जगह पर क्या कर दे राजा, अपनी सेना को तैनात रखे, क्योंकि हो सकता है राजा को मार दिया जा सकता है, ठीक है। वहीं पर मत्स्य ग्राह विशुद्धम अवगाहित, अब हो सकता है राजा का मन करे कि थोड़ा नदी में नाव की सवारी कर रहे हैं तो थोड़ा नहा लेते हैं, यहाँ पर अवगाहन कर लेते हैं, एक डुबकी लगा लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि डुबकी लगाने में राजा हमेशा के लिए ही डुबकी लगा ले। तो इस चीज़ से बचने के लिए राजा को ध्यान रखना है कि राजा के जो मत्स्यग्राही होंगे, जो मछुआरे होंगे, जो राजा के दरबार में जो मच्छी पकड़ने वाले होते हैं, तो पहले वो राजा को बता देंगे कि ये स्थान आपके नहाने के लिए सही है, यहाँ पर आप नहा लीजिए। तो मत्स्य ग्राह विशुद्ध, यानी जो मछुआरों के द्वारा जो विशुद्ध स्थान होगा, जो उन्होंने परीक्षित किया होगा जिस स्थान को कि ये स्थान अमुक स्थान सही है नहाने के लिए, वहीं पर राजा स्नान करें। क्योंकि कहीं पर अगर राजा बिना उनके द्वारा परीक्षित स्थान पर स्नान करेगा तो हो सकता है कोई स्थान बिल्कुल गहरा और राजा नीचे डूब जाए, या कहीं पर नीचे से पानी के अंदर कोई शत्रु बैठा हो राजा का, वहीं पर मार डाले। तो इन चीज़ों से राजा को ध्यान रखना है। अब अगर राजा का घूमने का मन हो तो व्याल ग्राह परिशुद्धम उद्यानम गच्छेत। अब राजा अगर बगीचे में घूमना चाहे तो बोले उद्यानम गच्छेत। उद्यान में कैसे जाएगा राजा, तो व्याल ग्राह परिशुद्धम, यानी जो व्याल ग्राह यानी जो उद्यान में जो कर्म करने वाले होते हैं, जो सपेरा आदि होता है, व्याल का मतलब सपेरा होता है, और जो सपेरा को सांप को पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, तो हो सकता है जब राजा उद्यान में बगीचे में घूमेगा तो उसको कोई सांप डस ले, सांप काट दे। तो इससे बचने के लिए राजा क्या करे, जो सपेरा पकड़ने वाले होते हैं, जो राजा के कर्मचारी होंगे, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, वो सभी बताएंगे राजा को कि ये वाला बगीचा सही है, आप यहाँ पर घूमिए, वहाँ पर मत जाइए। उनके द्वारा जो परिशुद्ध बताया गया हो कि ये स्थान सही है, उसी उद्यान में राजा को जाना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं लुब्ध कह है स्वगणि भी अपास्त स्तेन व्याल पराबाध भयम। अब देखिए जो लुब्धक होते हैं, अब राजा अगर जंगल में जाना चाहता है, ठीक है, राजा का मन करे कि अब जंगल में घूमना है, तो अगर राजा जंगल में बोले, जंगल में मंगल हो जाएगा राजा का। अब कई बार जंगल में मंगल की जगह अमंगल भी हो जाता है। तो राजा अगर जंगल में जाए शिकार करने के लिए, घूमने के लिए, तो वहां पर भी राजा को किन बातों का ध्यान रखना है, बोले आत्मरक्षितकम, आत्मा की रक्षा इसमें बताई गई है। तो राजा को लुब्धक है, यानी जो राजा के जो शिकारी होंगे, राजा की शिकारी का मतलब है राजा के दरबार में जो शिकार करने वाले व्याध होंगे, शिकारी होंगे, वो क्या कैसे शिकारी, कुत्तों को जो साथ में ले जाते हैं ऐसे शिकारी, ठीक है, राजा उनको अपने साथ में ले जाए। यानी जो शिकारी होते हैं राजा उनको भी ले जाएं। और शिकारी कैसे होते हैं, कैसे हों, जिनके अपने साथ में कुत्ते भी रहते हों, स्वगणी भी, यानी कुत्तों के साथ में जो शिकारी हों, ऐसे उन शिकारियों के साथ में, उन व्याध के साथ में राजा जाए, कहाँ, जंगल घूमने जाए, और वहाँ पर ध्यान रखे कि अपास्त स्तेन व्याल पराबाध भयम, यानी जंगल में किसी प्रकार का कोई चोर ना हो। अपास्त यानी स्तेन का मतलब होता है चोर, व्याल का मतलब होता है किसी प्रकार का बाघ आदि वहाँ पर न हो, और पराबाध भयम किसी प्रकार का भी वहाँ पर कोई बंधन ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। इन सभी का अपास्त यानी ये सभी न हो वहाँ पर। तो इसके लिए राजा को क्या करना है कि शिकारियों के साथ में जाना है, साथ में कुत्ते भी ले जाने हैं अपने साथ में, क्योंकि कुत्तों को ले जाएगा तो अगर जंगल में कोई भी पशु पक्षी है तो कुत्ता भौंकने लगता है, राजा को बता देगा। तो इस प्रकार से राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और इस प्रकार से राजा को चल लक्ष्य परिचयार्थम मृगारण्यम गच्छेत। इस प्रकार से राजा को चल लक्ष्य परिचयार्थम यानी जंगल में चल लक्ष्य परिचयार्थम यानी वहाँ पर कुछ परिचय करने के लिए, यानी मृगारण्यम यानी हिरण आदि को मारने के लिए या किसी भी कर्म को करने के लिए राजा क्या कर सकता है, जंगल जा सकता है, जंगल जाए। इन सभी को अपने साथ में लेकर के। तो परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, किसके साथ में जाए, किसके साथ में नहीं जाए, कब जाए, क्यों जाए, कहाँ जाए, ये सारी बातें। अब देखिए आप तो शस्त्र ग्राहाधिष्ठिता, इसके बाद थोड़ा सा ही है। तो अब कहते हैं आप तो शस्त्र ग्राहाधिष्ठिता सिद्ध तापसम पश्येत। अब हो सकता है कभी राजा के महल में कोई बहुत बड़ा सिद्ध तपस्वी आ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी व्यक्ति आ गया है राजा के दरबार में। अब हो सकता है ये तपस्वी कोई राजा को मारने के लिए आ जाए। तो राजा को ध्यान रखना है, जब भी कोई तपस्वी को राजा देखे अपने दरबार में तो आप्त शस्त्र ग्राहाधिष्ठिता, राजा अपने पास आप्त शस्त्र ऐसा व्यक्ति रख ले जिसके पास शस्त्र हो, यानी बॉडीगार्ड रख ले राजा। आप तो शस्त्र ग्राहाधिष्ठिता हो राजा, ठीक है, यानी उसके पास बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, और तब ही वो किसी सिद्ध तापस को अपने पास में बुलाए, उसको देखे, क्योंकि हो सकता है वो सिद्ध तापस राजा को मारने के लिए ढोंगी बना हो और राजा को मार डाले। मंत्री परिषदा सामंत दूतम, और अगर राजा के दरबार में कोई सामंत दूत आ जाए, यानी सीमावर्ती देश से कोई दूत आ जाए, दूत भेजा गया हो किसी सीमा वाले शत्रु देश से, तो राजा उसे अकेला न देखे बल्कि मंत्री परिषद के साथ में देखे। मंत्री परिषदा
सामंत दूतम, ठीक है, जो राजा की जो मंत्री परिषद होती है, जितने भी कोषाध्यक्ष आदि होते हैं, उन सभी के साथ में मिल करके उस दूत को देखे। अकेला देखेगा तो हो सकता है वो दूत राजा का काल कर दे। और आगे कहते हैं सन्नद्धोस्वम हस्तिनम रथम वारूढ़ सन्नद्धम अनीकम गच्छेत। अगर राजा सन्नद्धम अनीकम यानी राजा अगर तैयार, सन्नद्ध का मतलब होता है तैयार, बिल्कुल सजी धजी हुई अगर सेना सामने आ जाए राजा के, ठीक है, अनीक मतलब सेना, अगर राजा के सामने बिल्कुल सेना आ गई है, शत्रु देश ने आक्रमण कर लिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी सेना आ गई है, सन्नद्ध हो रखी है, बिल्कुल तैयार हो रखी है, तो राजा को क्या करना है, सन्नद्धोस्वम, अपना घोड़ा भी तैयार कर लेना है और खुद भी बिल्कुल तैयार हो जाना है। यानी जो राजा का वेश है, सैनिक वेश में राजा को तैयार होना है, सन्नद्ध हो जाना है, अश्व अस्तिनम रथम वारूढ़, और हाथी घोड़े या फिर रथ पर बैठ जाना है, रथ पर तैयार हो जाना है। ऐसा नहीं कि राजा ने देखी कि शत्रु देश ने आक्रमण कर लिया है और राजा ऐसे ही जो है, राजा ने कोई भी बॉडीगार्ड नहीं रखे, सेना नहीं रखी और राजा ऐसे ही देखने के लिए चला जाएगा तो राजा को वहीं मार डालेंगे। इसीलिए राजा को पूरी तैयारी के साथ जाना है, पूरी अपनी बॉडीगार्ड, पूरी सेना को भी अपने साथ में ले जाना है, हाथी घोड़ा में बैठ करके जाना है, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए जाएगा तो लड़ाई के वेश में ही जाएगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं निर्याणे अभियाने च राजमार्गम उभयतः कृतारक्षम। अब देखिए, जब राजा कहीं निर्याण कर रहा हो, यानी कि कहीं बाहर जा रहा हो या फिर कहीं से आ रहा हो, अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं विदेश जाते हैं या विदेश से कोई प्रधानमंत्री भारत में आता है, तो ध्यान रखना है उस समय राजा को क्या ध्यान रखना है कि राजमार्गम उभयतः कृतारक्षम, यानी जो राजमार्ग होंगे, जिस जिस रास्ते से वो राजा जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जिस जिस रास्ते से जाएगा वो सभी रास्ते सिक्योर हों, ठीक है, वहाँ सेफ होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। अब आपने देखा होगा जैसे प्रधानमंत्री किसी एयरपोर्ट से जाता है तो एयरपोर्ट में भी पहले वहाँ पर चेकिंग होती है, सारी चीज़ें, कहीं नीचे कहीं बॉम्ब फिट तो नहीं कर रखा है, कहीं पर किसी प्रकार का हथियार ना हो, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री को उड़ा ना दे कहीं से, ठीक है, या किसी राजा को उड़ा ना दे। तो राजमार्गम उभयतः, उभयतः यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, ठीक है, आपको पता होगा व्याकरण शास्त्र, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति। तो राजमार्ग के दोनों ओर से या चारों ओर से, जितने भी राजमार्ग के दोनों ओर, यानी इधर भी और उधर भी, बाएं दाएं दोनों तरफ से क्या हो, पुलिस हो, आर्मी हो, ठीक है, वहाँ बॉडीगार्ड हो, और दंड भी अपास्त शस्त्र हस्त प्रव्रजित व्यंग्यम गच्छेत। और इनारे किनारे यानी रोड के इनारे किनारे जहाँ जहाँ राजा या प्रधानमंत्री जाएगा उसके इनारे किनारे डंडे लेकर के बड़े बड़े बॉडीगार्ड हों, कृतारक्षम, ठीक है, इनारे किनारे पुलिस हो, आर्मी हो, अपास्त शस्त्र हस्त यानी उनके हाथ में शस्त्र हो, हस्त हो, ठीक है। इस प्रकार से राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से राजा गच्छेत, ठीक है ना, व्यंग्यम गच्छेत। तो उस बीच जब राजा किसी भी राजमार्ग से अपनी यात्रा कर रहा हो तो उस बीच कोई भी प्रवर्जित या फिर शस्त्र हस्त, कोई भी हथियार लेकर के कोई चोर आदि उस मार्ग में न आ जाए, ठीक है, बीच में न आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई प्रधानमंत्री यात्रा करता है तो सारे राजमार्ग बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ पर कोई भी सामान्य आदमी नहीं जाता है, सारे वहाँ पर गार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, आर्मी होती है, पुलिस होती है, और कोई किसी भी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक है। न पुरुष संवादम अवगाहित, और कहते हैं कि न पुरुष संवादम अवगाहित, वहां पर किसी भी प्रकार का पुरुष संवादम न आए, यानी कोई भी व्यक्ति वहां पर न आ पाए, उस राजमार्ग में किसी प्रकार का पुरुष बाधा न हो जाए, कोई भी व्यक्ति उस मार्ग में न आए। तो राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। यात्रा समाजोत्सव प्रवहणानि 10 वर्गिकाधिष्ठितानि गच्छेत। अब अगर राजा किसी यात्रा पे जा रहा हो या कहीं सामाजिक उत्सव में जा रहा हो, कहीं पर सामाजिक उत्सव हो रहा है वहाँ पर जा रहा हो, या फिर प्रवहण के निमित्त जा रहा हो यानी घूमने के लिए जा रहा हो, तो राजा को इन सभी यात्राओं के समय में राजा को ध्यान रखना है कि 10 वर्गिका अधिष्ठितानि गच्छेत। राजा को 10 वर्ग कहने का मतलब है कि जो 10 सेना नायक, 10 कमांडर अपने साथ में रखने हैं जब राजा किसी यात्रा पे जाए, जब राजा किसी सामाजिक उत्सव में जाए, राजा कहीं घूमने के लिए जाए, प्रवहण के लिए जाए, तो राजा को 10 सेना नायक अपने साथ में रखने हैं। 10 वर्गिक अधिष्ठितानि गच्छेत, यानी 10 वर्गों को लेकर के राजा जाए, अधिष्ठितानि उनको अपने साथ में रख करके राजा कहीं यात्रा पे जाए, कहीं सामाजिक उत्सव में जाए। ऐसा नहीं कि राजा अकेला चले जाए या एक आध सेना को लेकर, एक आध कमांडर को ले जाए।
तो राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकरण में आत्मरक्षा के बारे में बताया गया है कि आत्मा की रक्षा, राजा को स्वयं की रक्षा कैसे करनी है, कहीं उसके भोजन में कहीं जहर न मिला दिया हो, इत्यादि सभी बातों के बारे में बताया। और अंत में एक श्लोक के माध्यम से कौटिल्य कहते हैं, मर्मज्ञ परम मर्मज्ञ, राजनीति शास्त्र के परम विद्वान निष्णात श्रेष्ठ ब्राह्मण कौटिल्य कहते हैं कि यथा च योग पुरुषैर अन्यान राजा अधितिष्ठति, जिस प्रकार से यथा च जैसे और जैसे जिस प्रकार योग पुरुष है अर्थात गूढ़ पुरुष है, जो राजा के जो गुप्तचर होते हैं, जिस प्रकार से राजा अपने योग पुरुष है अर्थात गुप्तचरों के द्वारा अन्यान राजा अधितिष्ठति, यानी दूसरों प्रदेश के राजाओं के बारे में गुप्त बातें जानता है, उन पर आक्रमण करता है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है प्रदेश का राजा भी इस राजा पर आक्रमण कर ले, तो तथायम अन्य बाधेभ्यो रक्षेत आत्मानम आत्मवान। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से राजा क्या करेगा, जैसे वो अपनी रक्षा के लिए तो क्या करता है, जैसे राजा क्या करता है, प्रदेश को जो प्रदेश का उसका शत्रु राजा है उसको मारने के लिए, उसका नाश करने के लिए अपने गुप्तचरों को योग पुरुषों के द्वारा वहाँ पर क्या करता है, सारी बातें, सीक्रेट बातें अपने तक प्राप्त करता है, अपने तक लाता है। ठीक उसी प्रकार से राजा को क्या करनी है, दूसरों से अपनी रक्षा करने के लिए तथायम अन्य बाधेभ्यो, दूसरों जो शत्रु राजा होंगे उनसे अपनी रक्षा के लिए राजा को क्या करना है, रक्षेत आत्मानम आत्मवान। वह जो राजा है, विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा है, वह अपनी रक्षा करे किससे, अन्य बाधेभ्यो, जो प्रदेश के जो शत्रु देश के राजा हैं उनसे भी वह रक्षा करे, जैसे वो गुप्तचरों के माध्यम से दूसरे जो प्रदेश के राजा हैं उन पर आक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा अपनी स्वयं की भी रक्षा करे। तो ये सारी बातें इस प्रकरण में बताई। और इस प्रकार से जो कौटिल्य अर्थशास्त्र था, इसमें जो प्रथम विनयादि कारक था, विनयादि कारण, उसके अंतर्गत ये 18 प्रकरण कंप्लीट हुए, आप सभी ने देखे होंगे। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर अपनी रक्षा स्वयं कैसे करें, अपनी रक्षा स्वयं करनी है, लेकिन करनी कैसे, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई कि राजा को बॉडीगार्ड कैसे रखना है। ठीक है, स्त्रियां होंगी, कहाँ पर होंगी, अंतःपुर की रक्षा कौन करेगा, राजा के बॉडीगार्ड कैसे होंगे, पितृपैतामह होंगे। ठीक है, यानी उनके कुल में पहले से कोई बॉडीगार्ड हो, ये सारी बातें बताई। कुछ भी पूछा जा सकता है, उत्तर पूर्व दक्षिण कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं राजा के खाने में कोई जहर तो नहीं मिला दिया है, कहीं आपके खाने में किसी प्रकार का जहर तो नहीं है, इसका परीक्षण कैसे करना है, जहर की पहचान कैसे करें उसके बारे में बताया। और जहर देने वाला कोई व्यक्ति जो भी है उसके बारे में कैसे जाने ये भी बताया। और राजा का जो धोबी, नाई, सेवक आदि है वो कैसा हो उसके बारे में भी बताया। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैंने आपको बताया, अब जो मनुस्मृति है हिंदू धर्म का अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है और धर्मशास्त्र का जो अन्यतम ग्रंथ है। यदि आपको वेदों का निचोड़ जानना है तो वेदों का निचोड़ जानने के लिए आपको स्मृति ग्रंथ पढ़ने होंगे। स्मृति ग्रंथ में भी अगर आप केवल मात्र मनुस्मृति पढ़ लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और सभी स्मृतियों का सार मिल जाएगा। तो ऐसा जो प्रसिद्ध धर्मशास्त्र ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, इसके बाद उसी की शुरुआत होगी। उसके लिए मैंने आप सभी को बताया आपको क्या करना है। तो देखिए, उसके लिए मैंने आप सभी को बता दिया कि आप गूगल पर जाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा, जो भी इस चीज़ को देख लेंगे ये नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम जैसे आप यहाँ पर टाइप करते हैं, ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद हमको जो हमारे एडमिन्स हैं उन सभी को कमेंट करके बता लीजिएगा कि आपने इसको प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये मनुस्मृति का जो महत्वपूर्ण नोट्स है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और सप्तम अध्याय प्लस मनुस्मृति का सामान्य अध्ययन, उस पर जितने भी पीडीएफ्स हैं बहुत सारे वहाँ पर अपलोडेड हैं। और मनुस्मृति का आर्टिकल भी है बहुत बड़ा, उसको भी आप डाउनलोड उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम आपको गूगल पर लिखना है। और उसके बाद आपको फर्स्ट में ही जो है इन वीडियो के नीचे फर्स्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आइकन आपको दिख रहा होगा, संस्कृत एग्जाम लिखा हुआ है यहाँ पर sanskritexam.com। तो यहाँ पर आपको मनुस्मृति का पूरा परिचय, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको सारे पीडीएफ्स नोट्स स्पेशली 25 कोड के लिए हैं ये, तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और ये करने के बाद आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। उसके तुरंत बाद मनुस्मृति का जो है प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और सप्तम अध्याय का विशिष्ट अध्ययन चलेगा। और जल्द ही मनुस्मृति का अध्ययन बहुत ही कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने देखा अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में आप सभी ने देख लिया आत्मरक्षितकम। इस प्रकरण में आत्म की रक्षा, अपनी रक्षा राजा स्वयं कैसे करे उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो यह प्रकरण आज यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।